गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम जो टॉपिक देख रहे थे वो था हमारा सेंट्रल फोर्स। इसके अंतर्गत हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था। वो क्या था कि अगर कोई पार्टिकल केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है तो उसकी गति का समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई थी वो क्या थी, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इजिकल टू माइनस m अपॉन जे स्क्वायर u स्क्वायर F1 अपॉन u। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमने बिल्कुल डेराइव की थी और आपको ये याद रखनी है हमेशा। यहाँ पर आपके जो u था वो क्या था, u था वो था आपके 1 अपॉन r था। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, इसमें देखिए अगर आपको केंद्रीय बल दिया हुआ है यानी Fr का मान दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपको क्या हो, नोन हो, तब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन की सहायता से u का मान, u का आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। फाइंड कर सकते हो। u का मतलब क्या हो जाएगा, u का एक तरह से मतलब हो गया r, क्योंकि u क्या होता है 1 अपॉन r। तो अगर आपको बल क्षेत्र फोर्स फील्ड दिया हुआ हो, फोर्स फील्ड दिया हुआ हो तो आप उस कण की स्थिति r या u प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको r गिवन हो, r क्या हो, नोन हो, तब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, Fr को फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जब कवर हो जाएगा उसके बाद एक लेक्चर से इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम डिलीवर मैं करूंगा आपको। तो पता क्या रखना आपको, इस इक्वेशन से पता क्या चल रहा है कि दो तरह की चीजें हो सकती है। बल क्षेत्र दिया हुआ हो तो आपको r पता करना पड़ सकता है, और अगर r दिया हुआ हो तो आपको बल क्षेत्र पता करना पड़ सकता है कि वो बल क्षेत्र किस प्रकार का होगा। और याद रखिए जब आप बल क्षेत्र ज्ञात करोगे तो वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल डिपेंड करेगा, आप ये कह सकते हो Fr डिपेंड्स ओनली ऑन r। वो हो सकता है r की पावर 1 के समानुपाती हो जाए, r स्क्वायर के समानुपाती हो जाए, r क्यूब r3/2 कुछ भी हो, लेकिन वो होगा कि Fr जो होगा वो हमेशा आप देखना उसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा, Fr का जो भी एक्सप्रेशन आएगा साथ में आपको r जरूर मिलेगा और केवल वो r पर ही डिपेंड करता हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। और जब आप यहाँ पर Fr दिया हुआ और आप r ज्ञात करोगे तो r ज्ञात करने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कण किस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि r के द्वारा तो हम ये पता लगाते हैं कि कण क्या ट्रेस करेगा, अर्थात कण किस प्रकार का, क्या कह सकते हो आप, सांको परिच्छेद या कॉनिक सेक्शन, किस प्रकार का वो सांको परिच्छेद निर्मित करेगा, ठीक है। तो ये जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब आपको आराम से पता चल जाएगा। आज अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स तो हम पढ़ ही रहे थे, उसके अंतर्गत पर्टिकुलर केस है वो क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। ये क्या होता है कि जो आपका बल क्षेत्र है Fr, ये यदि इस प्रकार का हो 1 अपॉन r स्क्वायर प्रकार का, ये क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम ही तो है। व्युत्क्रम यानी 1 अपॉन और वर्ग यानी r स्क्वायर। जो आपके कूलम फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सब क्या है, एक प्रकार से व्युत्क्रम वर्ग नियम ही है। तो अगर आपका केंद्रीय बल इनवर्स स्क्वायर लॉ टाइप का हो तो उस स्थिति में कोई कण अगर इस बल क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसकी गति के समीकरण को आप किस प्रकार से लिखोगे। अर्थात हमारे पास ये बल क्षेत्र दिया हुआ है और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करना है और r का मान निकालना है। मैं एक बार इसको ब्रीफली सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है। तो थोड़ा उस सॉल्यूशन को हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए व्युत्क्रम वर्ग नियम के लिए आप क्या लिख सकते हो, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। आप लिख सकते हो ऐसे कि जो Fr होता है वो होगा 1 अपॉन r स्क्वायर, या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो माइनस k अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग नियम हमेशा माइनस k अपॉन r स्क्वायर के रूप में लिखते हो। फिर आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि जो Fr होता है वो होता है माइनस डेल v अपॉन डेल r, जहाँ v क्या था आपका, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी v क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा माइनस k अपॉन r, क्योंकि Fr क्या माइनस k अपॉन r स्क्वायर। तो इसको आप जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो माइनस k अपॉन r मिल जाएगा। और अगर मैं u के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस k u स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस k u। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता, फॉर्मूले तो क्या है, बिल्कुल ही बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू एफ आर क्या माइनस के यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, m अपॉन जे स्क्वायर यू स्क्वायर के यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या बचा, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर u माइनस, आप देखिएगा मैं बता दूंगा ये मैंने कैसे लिखा है, प्लस u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर 0। मैंने क्या किया, इस m के अपॉन जे स्क्वायर को इधर लाया तो u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर m के अपॉन जे स्क्वायर लिखता हूँ मान लो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, जे स्क्वायर कांस्टेंट। तो अगर आप इसको ओपन भी करोगे तो पद आपके क्या बचेगा, d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सिमिलरिटी बनाने के लिए कुछ ऐड किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट यानी माना u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर को मैंने कोई कैपिटल U मान लिया, तो यहाँ से आपके d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2u कैपिटल डी थीटा स्क्वायर। तो बस अब रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ये हो गया आपका d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप पढ़ चुके हो। ये क्या एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल सिंपल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये क्या होगा, u a cos थीटा माइनस थीटा 0। आपको याद ही रखना है। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में आप इसको सोल्व करोगे तो इस प्रकार का आंसर आएगा। वो e की पावर में भी आता है, साइन में भी आ सकता है, कॉस में भी आ सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। तो अब आपके पास क्या आ गया, u आ गया। अब मुझे तो इक्वेशन क्या चाहिए, जो मेरी इक्वेशन थी आपकी, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं निकाल सकता हूँ d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकाल सकते हो या d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। एक तो चीज आपको ये पता रखनी है। अब आगे हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो देखिए u आपके ये आ गया, एक आपके ये मान रखा था, तो यहाँ से स्मॉल u क्या आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल u आ जाएगा, u की जगह हो जाएगा a cos थीटा माइनस थीटा 0 प्लस m के अपॉन जे स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गया, u आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने सिंपल सा एक काम किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हो उसको लिख दिया, फिर आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ पता है तो उसका मान रख दिया और इसको एक तरीके से सॉल्व किया और मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि किसी कण की जो कुल ऊर्जा होती है, किसी कण की कुल ऊर्जा, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसको देखिए आप, द टोटल एनर्जी वो होती है आपकी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, आपने यहाँ से निकाल रखी है माइनस ku। तो चलो ठीक है, ये लो माइनस ku। अब आप याद कीजिए जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने v और a के मान ज्ञात किए थे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और उसके पश्चात जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना, जब आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी तो यहाँ पर हमने एक r डॉट का मान निकाला था और उस r डॉट के साथ साथ हमने v का मान निकाला था और v स्क्वायर का मान निकाला था वो, और मैंने वहाँ पर कहा भी था कि उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो वहाँ पर जो v स्क्वायर का मान आया था वो क्या आया था आपका, मैं लिख देता हूँ, वो मान आया था जे स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सॉरी जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये मान आया था। तो जब आप इसको, और साथ में माइनस के यू तो चल ही रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये m से m चला जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2m डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के यू। ये तो आपकी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये u आपको पता है, स्मॉल यू पता है, यहाँ पर सारा क्या स्मॉल यू है, तो इस स्मॉल यू को आप यहाँ रखोगे तो डी अपॉन डी थीटा निकालोगे, फिर यहाँ पर यू रखोगे, यहाँ पर यू स्क्वायर, सब मान रखोगे और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। उस कैलकुलेशन को मैं यहाँ करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास है, तो डेरिवेशन को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने बता दी, आप आराम से इसको घर पर सॉल्व कीजिएगा,
ठीक है ना। जब इस लेक्चर सुने इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। करना क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, यानी समीकरण 3 का समीकरण 4 में आप उपयोग करोगे और पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या। यहाँ पर देखो ए क्या है, अननोन है, तो आपको इक्वेशन 3 और 4 से आपको क्या मिल जाएगा, ए का मान मिलेगा। और वो क्या मिलेगा उसको आप नोट कर लीजिए, वो मिलेगा आपको एम के अपॉन जे स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ये मान आपको पता करना है, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन और थ्योरी को 4 को सॉल्व करोगे तो आपको ए का मान मिल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से कर सकते हो। तो बस, तो आगे बढ़ते हम। अब आपके पास ए मिल गया, तो जैसे आप ए रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। और हमारा मेन टारगेट क्या है, आपको पता है एफ दे रखा है, तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, यू या आर निकालना है। तो यू मिल गया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यू क्या मिल जाएगा आपको, यू हो गया आपका, यू इज इक्वल टू ए का मान है एम के अपॉन जे स्क्वायर 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर cos थीटा माइनस थीटा 0 प्लस एम के अपॉन जे स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एम के अपॉन जे स्क्वायर तो आ गया कॉमन, ये 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर कॉस थीटा माइनस थीटा 0। इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम के, और यू को 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ, तो ये लो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर कॉस थीटा माइनस थीटा 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा 0, ठीक है। जहां पर आपका वेयर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम के, एंड ई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ये आपको पूरा याद रखना है। कोई एल कांस्टेंट है कोई जिसका मान जे स्क्वायर अपॉन एम के हो गया, और ई भी क्या है, कोई कांस्टेंट जिसका मान क्या है 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। और इस ई को हम क्या कहते हैं, ये भी मैं सब बताऊंगा, इसेंट्रिसिटी, या इसको आप कह सकते हो उत्केंद्रता। क्या कह सकते हो, उत्केंद्रता। और ये क्या आ गया आपका, आर का मान आ गया एल अपॉन आर, यानी आर का मान निकल रहा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आपने सोल्व किया तो आपको आर का मान मिल गया। और ये क्या, एक प्रकार के कोई भी क्या कह सकते हो आप, कॉनिक सेक्शन होता है, सांकव परिच्छेद होता है, उसकी इक्वेशन है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन हुज इसेंट्रिसिटी इज ई। अब इस चीज को आप समझिए, फर्स्ट ईयर में आपके 2 डायमेंशनल जो 2D ज्योमेट्री है उसमें एक चैप्टर है आपका ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन। तो वहां पर आपको इस प्रकार के इक्वेशंस मिलेगी। यानी अब इसेंट्रिसिटी के मान के आधार पर आप क्या बता सकते हो कि जो ये सांकव परिच्छेद बन रहा है, क्योंकि आर का जो कुछ मान होगा उसके अनुसार कुछ ना कुछ आप उसको ट्रेस करोगे। तो जब ट्रेस करोगे तो जो सांकव बन रहा है वो किस प्रकार का होगा, वो वृत्त होगा, वो परवलय होगा, वो दीर्घवृत्त होगा, या वो हाइपरबोला या अति परवलय होगा, वो किस प्रकार का होगा, उसका पता आपको कहाँ से चलता है, इस इसेंट्रिसिटी से चलता है। तो अब इस पूरे डेरिवेशन में आपको पता क्या रखना है, साइड में आप क्या नोट करोगे, सबसे पहले जब आप इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे हो तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि जो आपका एफ आर है वो किस प्रकार का होगा, एफ आर होगा वो माइनस के अपॉन आर स्क्वायर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इस एफ आर से आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली माइनस के यू। फिर सिंपल सी बात है, एफ आर को इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करोगे और पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे। अल्टीमेट टारगेट क्या है, आपको निकालना है यू या आर। तो ये जब हमने पूरा सॉल्व किया तो आपके क्या निकल गया, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा 0। इसको थीटा माइनस थीटा 0 को या थीटा को एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन आपको एनी टाइम याद रखनी है। ये क्या है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक हुज इसेंट्रिसिटी इज ई एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स फील्ड, अर्थात सेंट्रल फोर्स क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ फील्ड। इसको सुन लीजिए आप, ये क्या है, किसी यदि कोई कण
व्युत्क्रम वर्ग नियम के अंतर्गत गति कर रहा है तो उस कण के द्वारा निर्मित सांको परिच्छेद को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। L/R = 1 + E cos θ - θ0, जहां L क्या है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बार बार L कहीं काम आएगा। तो L का मान आपको सीधा पता होना चाहिए क्या होता है, J² और E का मान तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 + 2E J²/mk²। तो E आपके क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो इस चीज को आप साइड में नोट कर लीजिएगा, डेरिवेशन को एक बार फटाफट हाथ से सॉल्व करके इन इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लीजिए। अब ये इसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी को समझते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी को समझते हैं। आप देखिए आराम से, तो देखिए इसेंट्रिसिटी आपको क्या दर्शा रही है उसको मैंने यहाँ नोट किया है, थोड़ा उसको आप समझिए और फिर इसको नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि ये जो इक्वेशन थी L/R = 1 + E cos θ - θ0, वो क्या थी, जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन थी, ठीक है ना। वहां पर L क्या था, J²/mk और E क्या था, √1 + 2E J²/mk²। फिर जो इसेंट्रिसिटी है वो बेसिकली दर्शाती क्या है, इस चीज को मैंने नोट किया है और ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हम इसेंट्रिसिटी को मैथ्स में पढ़ते हैं लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस में रह जाता है। इसकी जो थीम है इसेंट्रिसिटी क्या दर्शा रही है उसको हम समझने का प्रयास कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 लाइन लिखी, उससे आपको काफी हद तक इसेंट्रिसिटी क्या वो समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या लिखा इसको आप ध्यान से सुनिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ E, यानी जो इसेंट्रिसिटी E है उसका जो परिमाण है, डिसाइड्स द नेचर ऑफ एन ऑर्बिट, यानी उसका परिमाण, उसका मान किस प्रकार से है, 0 से ज्यादा है, 0 से कम है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, किस प्रकार का है, वह क्या निर्धारित करता है कि जो आपका इस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन से जो ऑर्बिट बनेगा वो किस प्रकार का होगा। तो डिसाइड्स द नेचर ऑफ एन ऑर्बिट। और E है क्या, E इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इसका मान 0 से कम नहीं हो सकता। समझ गए इसको आप, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, 0 से कम नहीं हो सकता। रियल नंबर है तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर नहीं हो सकता, आयोटा जिसमें आ जाए, ठीक है। दैट यूनिकली कैरेक्टराइजेज द शेप ऑफ ए कॉनिक। अब देखिए आप, जो हमने ऊपर बात की थी कि जो E का मान होता है वह क्या करता है, कोई भी जो कॉनिक है उसकी शेप, यानी उसकी शेप एंड साइज वर्ड होता है। तो शेप का मतलब होता है आकृति, किस प्रकार की आकृति होगी, ठीक है ना, उसको कौन निर्धारित करता है, E करता है। और E बेसिकली है क्या, मैंने नीचे एक लाइन और लिखी है, E इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए कॉनिक सेक्शन डेविएट्स फ्रॉम बीइंग सर्कुलर। अब आप इसको समझिए, यानी कोई भी जो कॉनिक सेक्शन है अगर मान लो वो सर्कुलर है, तो जो सर्कुलर है तो वो सर्कुलर से कितना विचलित हो रहा है, यानी वो सर्कल से इस प्रकार का हो रहा है या सर्कल से ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कितना विचलित हो रहा है, वह कौन निर्धारित करता है, E करता है। तो सर्कल के लिए तो E क्या हो जाएगा आपका, सर्कल के लिए E हो जाएगा आपका 0। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। सर्कल के लिए तो क्या हो जाएगा, E 0 होगा। अब E का 0 के अलावा कोई भी मान हो, क्योंकि हमने पहले लिख दिया E क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी 0 से कम नहीं हो सकता। वो 0 से बड़ा होगा या 1 होगा या 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 से कम नहीं हो सकता। तो E क्या दिशा निर्धारित कर रहा है कि E = 0 का तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो आपका कॉनिक सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर टाइप का है या सर्कल है। अब E का मान जैसे ही 0 से विचलित होगा तो आपका कॉनिक सेक्शन भी क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, वो सर्कुलर नहीं रहेगा, वो कुछ अलग प्रकार का होगा। तो इस लाइन का ये मतलब है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चलता है कि E दर्शा क्या रहा है, E कॉनिक सेक्शन की शेप को दर्शा रहा है और E क्या दर्शा रहा है कि E के मान में जो भी विचलन होता है या E का जो भी मान होता है वह यह दर्शाता है कि कोई भी कॉनिक सेक्शन अपने सर्कुलर बिहेवियर से कितना विचलित हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ एक लिस्टिंग करूंगा टेबल, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टेबल को आपको याद रखना है और आपको समझ में ही आ जाएगी, याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब सपोज कीजिए सबसे पहले E का मान मान लो 0 हो, तो E का मान 0 है तो आपको पता चल गया कॉनिक सेक्शन किस प्रकार का होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल होगा। और उसके लिए टोटल एनर्जी क्या आएगी, यहां से देख लीजिए आप, E को जैसे ही 0 करोगे तो अंडर तो हट जाएगा, तो ये 1 इधर जाएगा, जिसका मान क्या आएगा, E = -mk²/2j²। आप देख लीजिए, ठीक है। अब मान लो E क्या हो जाए, E के 2 मान हो सकते हैं। अब E मान लो क्या हो, <1 हो, ठीक है। E मान लो क्या हो, <1 हो। <1 हो तो मुझे बताइए जो कैपिटल एनर्जी E होगी वो किस प्रकार की होगी। E का मान <1 हो तो कैपिटल एनर्जी किस प्रकार की होगी, E का मान <1 है तो कैपिटल एनर्जी आपकी मुझे बताइए क्या होगी,
जीरो से बड़ी होगी या छोटी होगी? आप सोच के देखिए, ई जो होगी वो क्या होगी? जीरो से छोटी होगी। और इस स्थिति में जो कॉनिक सेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? इलिप्स बनेगा, यानी नेगेटिव होगी। आप देख लीजिए आराम से, ई लेस देन 1 कब होगा? क्योंकि 1 में कुछ जुड़ रहा है और ई का मान क्या है? 1 से कम है, तो 1 में कुछ जुड़ रहा है और उसका अंडर रूट लोगे तो वो 1 से हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जब इसका मान क्या होगा, इसमें से आप कुछ घटाओगे यानी कुछ माइनस करोगे तभी क्या होगा? ये मान 1 से छोटा होगा, तभी ई का मान आपको क्या मिलेगा? लेस देन 1 मिलेगा। तो अब क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो हम जब इलिप्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लेकिन यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि इलिप्स के लिए आपके ई लेस देन 0 होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी तभी तो ये मान, भाई मुझे इस ई लेस देन 1 के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस एक में से कुछ ना कुछ घटना चाहिए, तभी तो उसका अंडर रूट 1 से कम आएगा। और घटने के लिए क्या है? 2 तो पॉजिटिव है, जे पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, तब ये माइनस जो साइन है वो प्लस साइन है, वो माइनस में कैसे कन्वर्ट होगा? वो तभी कन्वर्ट होगा जब आपका ई क्या हो? नेगेटिव हो। और ई नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? लेस देन 0। तो ई लेस देन 0, उस स्थिति में आपके कॉनिक सेक्शन कैसा हो जाएगा? इलिप्स। अब अगली एक स्थिति आती है कि ई इज इक्वल टू 1। ई इज इक्वल टू 1 कब होगा? ई इज इक्वल टू 1 तब होगा जब ई का मान क्या हो? 0, यानी एनर्जी 0 हो जाए। इस स्थिति में जो कॉनिक सेक्शन होता है वो होता है आपका पैराबोला, परवल है। और जब ई इज ग्रेटर देन 1 हो तो निश्चित है एनर्जी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस स्थिति में जो कॉनिक सेक्शन होता है वो कैसा होता है आपका? हाइपरबोला। तो ये सारणी आपको याद रखनी है, इस तरह से आपको पूछा जाता है। अब यहां से एक चीज और निकल रही है, आप देखिए जो सर्कल और इलिप्स है ये दोनों एक प्रकार के क्या है? क्लोज ऑर्बिट है। ठीक है, मैं इसको यहां एक बार लिख देता हूं, ये भी आपको समझना चाहिए। जो आपका सर्कल और इलिप्स है, सर्कल और इलिप्स, ये कैसे ऑर्बिट है? क्लोज ऑर्बिट है। ठीक है, यानी बंद एक प्रकार के सांको परिचित है, क्योंकि देखो ये भी बंद है और ये भी बंद है। और आपको पता कोई भी बंद पथ में गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपको अपना आप क्या मिल रहा है? ई लेस देन 0 मिल रही है। और ये दोनों क्या है? पैराबोला और हाइपरबोला, वो कैसे हैं? ओपन ऑर्बिट है। तो इसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी? उसकी ऊर्जा हमेशा 0 से ज्यादा होगी, वो बंद नहीं पाएंगे, अट्रैक्टिव नहीं होगी तो उसकी ऊर्जा हमेशा क्या होगी? या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी। तो देख लीजिए आप इसकी ऊर्जा क्या मिल रही है? या तो 0 या 0 से ज्यादा। तो जो आपका पैराबोला है या जो आपका हाइपरबोला है वो कैसे ऑर्बिट है? ओपन ऑर्बिट। ये भी आपको सब पता होने चाहिए। ठीक है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चीजों को नोट करना, इन चीजों को समझना, रही चीज आपको हर समय याद रहनी चाहिए। हम लोग इसको समझ के ही कर रहे हैं। ये सारणी आपको याद रहनी चाहिए, एक बार 2 बार आप हाथ से बनाइए, समझ के बनाइए, रटिए मत, इसको समझ के बनाइए। फिर ये कैसे क्लोज ऑर्बिट, आपको बताइए क्लोज ऑर्बिट होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए कंडीशन हो गई आपके ई इज लेस देन 0, यानी जब कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो उस स्थिति में जो सांको परिचित होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? क्लोज ऑर्बिट होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब आपके क्या हो जाएगा? ओपन ऑर्बिट हो जाएगा। पैराबोला हाइपरबोला आपको पता ही ओपन ऑर्बिट होता है इस प्रकार से। ये पैराबोला और हाइपरबोला आप इस तरह से बनाते हो, जो भी जिस प्रकार का भी शेप हो। ठीक है, तो ये सारणी आपको पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए। और अल्टीमेटली दर्शा क्या रहा है? जो आपकी कण की जो ऊर्जा है, एक प्रकार से देखा जाए तो कण की ऊर्जा के आधार पर ही आप ये चेक कर रहे हो कि कोई भी सांको परिचित किस प्रकार का होगा। तो ये भी ई से तो निष्कर्ष निकल ही रहा है, लेकिन साथ साथ कण की ऊर्जा से भी निष्कर्ष निकल रहा है। ऊर्जा भी क्या? उसके सिर्फ साइन से कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप एक लाइन यहाँ ये भी नोट कर सकते हो, दस द साइन ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये जो हम टॉपिक लेके चल रहे थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सारी चीजें किसके लिए आ रही है? इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए हम इसको सॉल्व करके चल रहे थे, क्योंकि ये इक्वेशन आई किससे थी? ये इक्वेशन आई थी इनवर्स स्क्वायर लॉ से। तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी आप सिर्फ इस थ्योरी को समझिए, जैसे ही 1 या 2 लेक्चर और होंगे, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, तो हर लेक्चर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल का मैं पूरा आपको एक प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराऊंगा और हम उस न्यूमेरिकल को यहाँ पर बोर्ड पर भी करेंगे, तब ये पूरा टॉपिक आपके तैयार हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो 100% इसमें से आपके IIT JEM या कोई भी आपका MS एंट्रेंस एग्जाम उसमें आता ही आता है, और आप बिल्कुल आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड हम जब न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एकदम राइट ट्रैक पर चल रहे हो। बस आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए और शॉर्ट पॉइंट में और अपनी भाषा में इनको नोट करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज है वो उस तरह से नहीं है एकेडमिक आपका BSc एग्जाम के जैसे एक एक चीज़ को हम बिल्कुल नोट करें। हालांकि मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ रही है, ठीक है ना, ताकि आप केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर सको, क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम वर्क करना है।
तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अगला टॉपिक लेंगे, वो एक तरह से लास्ट टॉपिक होगा, केपलर के ग्रहीय गति के नियम, ठीक है ना, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।